ये वाली जो हेडिंग है ना, जो आपका थीसिस का टाइटल है, ये इसका 14 फॉन्ट है, लेकिन जो आपका चैप्टर 1 या उसकी हेडिंग्स हैं वो 12 ही होती है। सिर्फ उसको हम बोल्ड कर देते हैं, हेडिंग को हम बोल्ड करते हैं, अंडरलाइन नहीं करते। यूजुअली आप अंडरलाइन कर रहे होते हो हेडिंग्स को। एपीए के मुताबिक तुमने देखे कोई चीज़ अंडरलाइन हुई नहीं हुई ना, तो आपका जो टाइटल है वो भी अंडरलाइन नहीं होता थीसिस का, ठीक है। इसी तरह देख लो कोई हेडिंग अंडरलाइन नहीं है, सिर्फ बोल्ड है। और टाइम्स न्यू रोमन हम यूज करते हैं 12 करते हैं। अच्छा, अब बात आती है स्पेसिंग की, कि विद इन द लाइंस पैराग्राफ में स्पेसिंग कितनी होती है, तो 1.5, ठीक है। अब आप ये बताएं कि लेफ्ट राइट ऊपर और नीचे स्पेस कितनी होती है, तो 1 इंच, 1 इंच स्पेस आपने छोड़नी होती है, ऊपर भी नीचे भी, इस साइड पे भी, यहाँ पे 1.5 क्यों छोड़नी होती है, क्योंकि बाइंडिंग होती है, स्पाइरल बाइंडिंग करोगे, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसकी बाइंडिंग करनी होती है ना, तो वो 1/2 इंच उसके लिए रखना है, ठीक है। अब ये बेसिक चीज़ें हैं। अब अगर आपको ये नहीं पता तो फिर इसका मतलब है कि आपने रिसर्च कभी ना की है, क्योंकि ये आपके रिसर्च के एथिक्स हैं, हमें एक फॉर्मेट को फॉलो करना। अच्छा, रिसर्च में कभी भी कोई फ्लावरी हम चीज़ें नहीं करते, कोई चीज़ बोल्ड नहीं करते, बुलेट्स नहीं यूज़ करते, जो हम ऐसे यूज़ करते हैं ना, जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो बुलेट्स बार बार हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप जो है ना, जब भी लिख रहे होगे अपना प्रपोजल, तो आपके पैराग्राफ के फॉर्म यस मैम, उसमें आपने बुलेट्स की यूज करनी होगी। ये सारा क्या बताता है, एपीएम है, ठीक है। तो अगर आपने इसको डिटेल में देखना है, आगे आप जब एनालिसिस करोगे एसपीएसएस में, तो उसके जो टेबल्स बनाने हैं, ये सब उस मैनुअल में लिखा हुआ है कि टेबल्स कैसे बनाने हैं, टेबल की हेडिंग कैसे देनी है, एवरीथिंग इसमें। यस मैम। अब आ जाते हैं हम, तो गूगल पे है ना, वो काफ़ी सारा फॉर्मेट करती है। नहीं एपीएम मैनुअल हमने किया ना आपके प्रोजेक्ट, हाँ, तो हमारा वो ग्रुप करते थे, एक ही फॉर्मेट फाइल करते थे, 4-5 दफ़ा अभी आप देखें गूगल पर डालें, मैम जीमेल खुल गई है, नहीं मैम जीमेल, मैम वैसे ही टाइप कर देंगे सर, बैक कर दें। आप उनको पता नहीं होगा कि वर्ड क्या डालना है। एपी मैनुअल 6 मैनुअल 6 एडिशन। ऐसे 7 भी आ गया, देखते हैं 7 अवेलेबल है तो ये मैनुअल 7 आ गया, ठीक है। ये अब होता ये है कि आप लोग गलत सर्च करते हैं ना, आपको उसका नाम नहीं पता था या जो भी है, वो फिर वही होते हैं। वरना आप जब भी एपीएम मैनुअल 6 डालेंगे, एपीएम मैनुअल 7 डालेंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसको आपने फॉलो करना है। और कोई ज़्यादा नहीं है, 7 पहले इसका अवेलेबल नहीं था, अभी जो है वो गूगल पे भी अवेलेबल होगा, ठीक है। ये एपीएस टाइप का पूरा होगा, इसको वैसे देखें ना तो डाउनलोड हो जाता है। अगर ये ना हो रहा होगा तो 6 तो खैर बहुत आराम से अवेलेबल है, 7 जो है ना वो इसका अवेलेबल हो सकता है गूगल पे ना। हाँ, 7th एडिशन का भी लिखा हुआ है, फिर इसको 7th एडिशन में जाके करोगे तो नहीं। लेकिन बेसिक्स यही है जो मैं तुमको बता रही हूँ, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये आपको जैसे मैंने कहा दिया 12 फॉन्ट साइज है, टाइम्स न्यू रोमन है, लाइन स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, जो भी हम टेबल्स बनाते हैं उनके अंदर कॉलम्स कोई भी नहीं होते, और ये जो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ के जो भी मैं दिखा रही हूँ ना, ये 100% एपीए को अप्लाई करें। ये वो रेफरेंस रिसर्च सेंटर है जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके करते हैं, ये देखते हैं। यहाँ से आप लोगों ने जब भी कोई फॉर्म है लेना है, जो प्रपोजल के साथ एक फॉर्म होता है जो आप सबमिट करते हैं, उसके लाइब्रेरियन से आपने सिग्नेचर लेना होता है, और एंड में मेरा सिग्नेचर होता है कि ये जो आप काम कर रहे हैं, जो ये टाइटल है ना, ये इस पर पहले से तो नहीं काम हुआ है, तो लाइब्रेरियन आपको अपने पूरा का पूरा डेटाबेस से लेके अप्रूव करता है कि टाइटल नया है, सिमिलर है, वो आपको लेना होता है। ये सारे फॉर्म्स वगैरह किधर है वो चीज़, वो वाला काम किससे कर रहे थे डिस्कशन। अच्छा, अब आ जाते
बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके नीचे क्या लिखें। ठीक है, तो अब आप देखिए कि प्रपोज टाइटल ऑफ द स्टडी, तो आपने जो भी जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उसका टाइटल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप किस एरिया में काम कर रहे हैं, टाइटल क्या है, सीनियर का क्या कर रहे हो, आईडी क्या है, डीडी क्या है, तो इसलिए डिसाइड हुआ, एंड आ रहा है तो अभी तक डिसाइड हुआ। अब टाइटल में क्या होना चाहिए आप देखें, टाइटल आपका एग्जैक्टली जो आपका मॉडल होता है, नहीं मॉडल जिस पे आप काम कर रहे हैं, यानी टाइटल के अंदर आपका आईडी का आईडी होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, अगर मीडिएटर है मीडिएटर एंड मॉडरेटर। ठीक है, एग्जैक्टली जो आप काम कर रहे हैं, आपका जो मॉडल है स्टडी का, वो सारा टाइटल में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं, आईबी आपका है लेट्स से अब्यूसिव सुपरविजन, और डीवी जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। अब इसका मैंने टाइटल बनाना है, तो टाइटल में क्या बनाऊंगी, द रिलेशनशिप ऑफ अब्यूसिव सुपरविजन विद एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। हाँ, वो तो उसकी लैंग्वेज बात में है ना, अभी आप टाइटल कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही रिसर्च क्वेश्चन ऑफ द स्टडी या मॉडल जो है वही होता है टाइटल। टाइटल को एग्जैक्टली बताना चाहिए कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो मैं क्या बनाऊंगी टाइटल, द रिलेशनशिप ऑफ अब्यूसिव सुपरविजन विद डीवी क्या है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। अच्छा, अब मैंने इसमें मीडिएटर डाला है, ये मेरा मॉडल है, आईवी मेरा क्या था, अब्यूसिव सुपरविजन, डीवी मेरा है डिपेंडेंट वेरिएबल है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, और यहाँ पे मैंने एक मॉडरेटर डाल दिया है कोवर्कर सपोर्ट। ठीक है जी, और ये मेरा क्या है, मॉडरेटर। अब मैंने इसका टाइटल बनाना है, तो मैं क्या बनाऊंगी, द रिलेशनशिप ऑफ अब्यूसिव सुपरविजन, पूरा लिखते होते हैं, विद एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, और हाइफन डाल के मैं लिखूंगी मॉडरेशन ऑफ कोवर्कर सपोर्ट। ये बेस्ट आपका जो है टाइटल बन गया। तो जो रिसर्च का टाइटल होता है, ये तो बहुत ज़्यादा कैची वर्ड्स नहीं होते, ये नहीं है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, इस तरह के टाइटल्स नहीं बनाते। आपको एग्जैक्टली अपने जो फ्रेमवर्क होता है, जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, वो आपके टाइटल में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि टाइटल इज़ लाइक योर नेम। अब आपकी सारी कहानी बता रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पहले तो आपको अपना नाम बताना है। जब कोई आपको कहता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ, तो जो बेसिक चीज़ है, आपको अपना जो टाइटल है तुम्हारा, विच इज़ योर नेम, ये बताना चाहिए। अब आपका नेम है, उसके बाद आप अपने फादर का बताओगे, मदर का बताओगे, तो आपकी आइडेंटिटी का पता चल रहा है, रिलीजन का बताओगे। तो हमेशा टाइटल में जो आपकी मेन चीज़ें हैं वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि मैं अब जाऊँ लाइब्रेरी में और मैंने किसी का थीसिस पढ़ना है, तो मैं देखूँगी कि ये टाइटल मेरे इंटरेस्ट का है कि नहीं है। ये थोड़ी होगा कि मेरा सारा थीसिस पढ़ के मुझे पता चलेगा कि इस बंदे ने काम किस पे किया हो, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। तो टाइटल एग्जैक्टली गाइड करता है कि आपने किस चीज़ पे काम किया। ठीक है, अब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, तो फिर आप क्या लिख लोगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन आप लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वहाँ आप एक मसला देख रहे हो कि टर्नओवर बहुत ज़्यादा है एम्प्लॉयज़ का, तो आप क्या टाइटल बनाओगे, एम्प्लॉयज़ टर्नओवर इन नयाटेल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कॉजेज ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर इन नयाटेल। अगेन जो तुमने काम करना है ना, वो एग्जैक्टली टाइटल में रिफ्लेक्ट होना है। तो जो प्रोजेक्ट का टाइटल होगा, उसमें भी जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है या जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जिस प्रॉब्लम में तुम काम कर रहे हो, वो टाइटल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और सेकेंड क्या, प्रोजेक्ट में ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी होना चाहिए। थीसिस में हम ऑर्गेनाइजेशन किसी एक से डेटा नहीं कलेक्ट कर रहे होते, उसके हमारा क्वेश्चन होता है, हम मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें टाइटल में ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो हम यूजुअली, अच्छा, अब प्रोजेक्ट भी दो किस्म के होते हैं, एक है बिजनेस रिसर्च प्रोजेक्ट और एक है एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट। आपने ये क्लियर होना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट थीसिस की तरह बिल्कुल 100% थीसिस की तरह है, सिर्फ ये है कि वो 3 लोग ग्रुप की फॉर्म में काम। ठीक है, जो
वहाँ पे लाइब्रेरी में भी जाएगा, जो फाइनल होगा उसमें भी वो पूरा का जो स्टूडेंट्स का नाम हो ना, तीनों का ऊपर लिखा होगा। वो सिंगल ओनरशिप नहीं है उसमें, ठीक है। वो तीनों लोग जो हैं उन्होंने कलेक्टिव काम किया, उन तीनों के लिखे होते हैं नाम। अच्छा, तो अब वो है एकेडमिक रिसर्च। वो उसमें ये इसी तरह हम लिटरेचर पढ़ के गैप फाइंड करते हैं और इसी तरह मॉडल बनाते हैं, इसी तरह एनालिसिस करते हैं, सारा वही प्रोसीजर है। सिर्फ ये जैसे आपने भी जाके गया है, और तुम्हारे साथ कौन है? नहीं, मैं अकेला ही हूँ थीसिस में। थीसिस कर रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रोजेक्ट कौन कर रहे हो आपके साथ कौन होगा? हाँ, तो फहद और फिर उस्मान का नाम भी ऊपर लिखा होगा। डिफेंस में भी हर चीज़ में इन्हें इकट्ठा होना ज़रूरत है। Yes, ma'am. अच्छा, एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको मैं बाद में भी बताना, याद ना रहे। प्रोजेक्ट के जो मार्क्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि दोनों स्टूडेंट्स के सेम हो, क्योंकि जो आपके मार्क्स अपलोड होते हैं ना वो अलग होते हैं। ठीक है, ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि दो लोगों ने प्रोजेक्ट किया, एक का ए ग्रेड है, एक का B। यस। क्योंकि अगर आप अपने लेक्चर से 40 मार्क्स सुपरवाइजर ने देने होते हैं, आप एक बंदा जाता था सुपरवाइजर के पास, दूसरा जाता ही नहीं था, तो सुपरवाइजर अपना ही सुपरवाइजर एक को दे रहा होता है जैसे 40 में से 20 नंबर और एक को 30 दे रहा होता है, तो वहाँ पे फ़र्क आता रहेगा। इसलिए ये ना समझेंगे कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम सबके सेम नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपका हर स्टेप पे नंबर्स हैं। 5 नंबर आपके प्रपोजल डिफेंस के हैं, आप एग्जाम की तरह आप मिस नहीं कर सकते। जैसे 100 मार्क्स का कोर्स होता है ना, उसमें मिड टर्म के मार्क्स हैं, असाइनमेंट्स के, इसी तरह तुम समझो कि 100 मार्क्स का एक कोर्स। 5 मार्क्स आपके प्रपोजल के होंगे, 15 मार्क्स आपके मिड रिव्यू के होंगे और आपके फाइनल के 60 मार्क्स 80 सॉरी, ठीक है। उसमें 80 में से 40 जो होते हैं वो आपके सुपरवाइजर के मार्क्स होते हैं और 40 मार्क्स इसके होते हैं वो जो एग्जामिनर जो आपका देते हैं फाइनल डिफेंस। 80 मार्क्स फाइनल के, ठीक है। 5 नंबर प्रपोजल के हैं और 15 नंबर मिड रिव्यू के। मिड रिव्यू क्या होता है? प्रपोजल तो यही है। मिड रिव्यू में इसी को आप फर्दर 3 चैप्टर्स में डिटेल में लिखते हैं। पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर लिटरेचर रिव्यू का और थर्ड चैप्टर आपका जो होगा वो फ्रेमवर्क और मेथोडोलॉजी, ठीक है। फोर्थ चैप्टर डेटा कलेक्शन और फिफ्थ एनालिसिस और रिजल्ट्स। ये आपके थीसिस के चैप्टर्स होते हैं। अभी हम कर भी ये देखो, ये चैप्टर 1, चैप्टर 2 इसका लिखना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ये तो टाइटल मैंने बताया क्या होना चाहिए। अच्छा, आगे लिखे लेंथ कितनी होनी चाहिए, आगे लिखो। ये क्या लिखा हुआ है कि 6 to 20 वर्ड्स वर्ड लेंथ। एक अच्छा टाइटल जो है वो 20 वर्ड्स से कम होना चाहिए और 6 वर्ड्स मिनिमम और 20 के दरमियान होना चाहिए। जो मेन टाइटल है। हाँ, 20 भी ज़्यादा है। एक अच्छा वैसे टाइटल जो है वो 15 से 20 14 to 15 वर्ड्स होने चाहिए उसमें। जैसे ये वर्ड्स देखो ना, 1 2 3 4 4 वर्ड्स हो गए और पहले कितने थे? रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप ऑफ AST विद 4 एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। 5 हो गए 5 6 7 8 9 वर्ड्स और सब कुछ 9 वर्ड्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हमेशा ऐसे टाइप करते हैं, ठीक है। मतलब इन नट शेल जो आपने मेन बात बतानी होती है वो 9 वर्ड्स या इतने वर्ड्स में बताना है। हाँ, बहुत लंबी कहानियाँ नहीं डालनी होती, टाइटल को कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है। और उसमें सारे आपके जो मेन वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी हैं वो कवर होने चाहिए। मॉडरेटर है तो मॉडरेटर का नाम भी डालो, मीडिएटर है तो मीडिएटर का नाम। एग्जैक्टली जो तुम्हारा मॉडल है ना, Yes, वो तुम्हारा ma'am. टाइटल। अच्छा, अब आ गया ये इसके टाइटल के आगे तुम्हारे। अच्छा, ये जो है ना एग्जाम में भी मैं देती हूँ। एग्जाम में मैं आपको ये फॉर्मेट देके दूँगी कि लिखें कि हर हेडिंग के आगे क्या लिखना है। तो ये जो मैं बातें आपको बता रही हूँ ये आप ठीक है। अच्छा, और टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे बुक का फर्स्ट देखते हो टेबल ऑफ कंटेंट होता है, तो टेबल ऑफ कंटेंट है कि ये तुम उसमें ये लिख दोगे ऐसे बनता है। अगेन कॉलम्स नहीं होते इसमें, ठीक है। पहला जो हेडिंग होती है वो होती है सीरियल नंबर। दूसरा क्या होगा, जो भी आपका टाइटल है या टॉपिक,
और पेज नंबर। ठीक है, अब सीरियल नंबर में 1, फिर 1 के आगे 1.1, ये जैसे है, ये टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट है बेसिकली। ठीक है, अब इसके आगे हमने पेज नंबर लिखा होता है, या तो लिखा हुआ था वर्ड लिमिट, तो वर्ड लिमिट की जगह हमने पेज नंबर लिखा होता है। तो हम क्या लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन फॉर एग्जांपल, तो हमारा आगे लिखा होगा पेज नंबर 7। इंट्रोडक्शन की कोई हेडिंग है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो ये जैसे बैकग्राउंड प्रॉब्लम एरिया, तो हम लिख देंगे 9। ये किस लिए होता है कि हम टेबल ऑफ कंटेंट से डॉक्यूमेंट पे जो चीज़ हम देखना चाहें हम डायरेक्टली ले सकते हैं। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट जो है ये टेबल होता है जो कि अगेन आपने बगैर कॉलम्स के बनाना होता है, इस तरह जैसे मैंने लिखा है 3 हेडिंग्स के नीचे बनता है। तीसरा है एब्रिविएशन, ये हमारे प्रपोजल के शुरू की चीज़ें हैं, यानी कि हमारा प्रपोजल स्टार्ट किससे होता है, टाइटल। उसके बाद जो सेकंड पेज होता है उस पर क्या बनाते हैं हम, टेबल ऑफ कॉन्टेंट बनाते हैं, यानी कि कंक्लूजन तक जो एंड तक की हेडिंग्स है वो सारी की सारी, जैसे बुक का शुरू में टेबल ऑफ कॉन्टेंट होता है। तीसरी चीज़ हमने क्या बनानी होती है, एब्रिविएशंस का टेबल, कि अगर तुमने कोई अब्यूसिव सुपरविजन है तो अब आपने कहीं पे थीसिस में इसको आगे चल के AS लिखा हुआ है, तो आप पहले ही टेबल बना देंगे स्टार्ट में ही कि आप लिखेंगे एब्यूसिव सुपरविजन और उसका एब्रिविएशन क्या है, AS, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एब्रिविएशन EP। तो ये जो एब्रिविएशन तुमने अपने पूरे डॉक्यूमेंट में यूज करनी है, अच्छा, तुम एक टेबल बना देते हो ठीक है। और ये हम स्टार्ट में मतलब जो भी हमने स्मॉल वो वर्ड्स किए हैं वो हमने, कोई भी जो आपने ठीक है। यूज करना है वो आप रीडर के लिए गाइडेंस है ना, Yes, तो ma'am. आप जाके थीसिस के अंदर पढ़ रहे हैं और वहाँ लिखा हुआ है नॉलेज शेयरिंग KS, उसको क्या पता कि KS क्या है। इसी तरह तुमने SPSS के टेबल्स हैं उसमें तुम शॉर्ट लिखते हो ना, एब्रिविएशंस लिखते हो, तो अब उसको तो नहीं समझ आ रही होगी, तो ये तुमने उसकी गाइडेंस। अच्छा मैम, ये इसमें एब्रिविएशंस जब हम कहीं, जैसे आपने बताया कि फॉर एग्जांपल AS लिखना है, तो हम उसको बोल्ड करते हैं, कोई हाईलाइट करते हैं, सिंपल AS? कैपिटल वर्ड वैसे तो हमें एब्रिविएशंस को याद रखने के अवॉइड करना चाहिए ठीक है मैम। जितना मैक्सिमम कर सकें, लेकिन नहीं कर सकते, कई दफ़ा आपको यूज़ करनी पड़ेगी। Yes, तो ma'am. लेकिन आपने जनरल मेरी बात याद रखनी है कि एब्रिविएशंस थीसिस में अवॉइड करनी चाहिए, पूरा लफ्ज़ लिखना चाहिए। जब आप टेबल्स बनाते हो ना और SPSS की बनाओगे, एनालिसिस करोगे, वहाँ पे एब्रिविएशन निकाल सकते हैं या नहीं, लेकिन वहाँ करनी पड़ा, हाँ इस साइड को निकाल भी सकते हैं और दूसरे लोगों ने नहीं डाला होता, लेकिन अगर आपने यूज़ की नहीं है अपने थीसिस में बहुत ज़्यादा एब्रिविएशन तो जरूरी है। मैंने नहीं की फिर पिक्चर कितना सलीप किया है इस चीज़ में इसी चीज़ पे क्या कि आपने एप्लीकेशन पहले क्यों नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई, तो आप कहते थे कि हमने यूज़ नहीं किया, ये तो कहते रहते हैं यूज़ करो आप, तो पता ये वो करते रहते हैं, इस पर नहीं करना तो किसी और पे कर देंगे इसको। पहले मैं बहुत हाँ, बस जब कोई कह देना कि कर लो तो कर लेना होता है। रिसर्च में फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने पहले बताया था कि रिसर्चर वो होता है जो फ्लेक्सिबल है। जब भी मैं अब एक आर्टिकल इम्पैक्ट फैक्टर जब अपना पब्लिश कराती हूँ, ठीक है, अभी मेरा देखो माशाल्लाह साल से पहले मेरे स्टार्ट में 4 आर्टिकल्स इस ईयर में पब्लिश हुए, मेरे 4 आर्टिकल्स हो चुके हैं पब्लिश। मैं इतना काम करती हूँ, इसके साथ ये काम भी कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये सारा प्रोसेस है, हम जब जर्नल में भेजते हैं वो हमें उस पर क्रिटिसिज्म करके देते हैं, हमें रिमूव करना होता है। तो ये एक रिसर्चर के लिए ये चीज़ जो है ना, इसको ये लफ्ज़ आपने यूज़ के लिए नहीं करते, ठीक है। ये एक आपको एक एडवाइस मिलता है, हर एक अपना एक नॉलेज होती है, उसके मुताबिक एक्सपीरियंस के मुताबिक वो तुम्हें एडवाइस देता है, उससे तुम्हारा काम हमेशा बेहतर ही हो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है उसको आपको इस तरह लेना चाहिए। अच्छा जी, ये अब आपका सेकेंड हेडिंग, हेडिंग सेकेंड है प्रपोजल की, बेसिकली ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर प्रपोजल में जो सेक्शंस है ना, जब तुम प्रपोजल बना रहे होगे तो तुम्हारे यही सारे सेक्शंस हैं, तो हम कहते हैं सेक्शंस। यही सेक्शंस जब तुम थीसिस लिखोगे तो ये क्या बन जाएंगे, चैप्टर्स, ठीक है। अभी हमारा सेक्शन 1 क्या है, इंट्रोडक्शन। अच्छा, क्योंकि हमने इसको 1.1 दे दिया इसलिए इसको 2 दे रहे हैं, लेकिन थीसिस में हम इसको 1.1 देंगे। ये याद रखो कि जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है वो 1 हो,
Yes, और ma'am. हमारा 1.1 1.1 होता है। अच्छा, और इसके लिए हम क्या देंगे? अरेबिक न्यूमरल्स। ये गलत है। आप देखो मैंने प्रपोजल में तुम्हारे जो कि ऑफिशियल है, ये गलत है इन्होंने बनाया है। जो अभी तुम्हें बता दी ना, यस मैम। क्योंकि जिसने बनाया हुआ है उसने कहीं से देख के बना लिया भाई दिस इज रॉन्ग। जब भी हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो हम अरेबिक न्यूमरल्स, दो किस्म के न्यूमरल्स होते हैं, एक रोमन होते हैं, एक अरेबिक होते हैं। Arabic. ये रोमन है, यस मैम। 1 2 तो हम रोमन यूज करते हैं। यस मैम। और जो जैसे हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है और जो शुरू की हेडिंग है ना चैप्टर नंबर 1 की, उसको हम हमेशा क्या यूज करते हैं? रोमन अल्फाबेट। अच्छा मैम जी, ये इसका और हम याद रखो जो चैप्टर 1 होता है ना वो अरेबिक न्यूमरल्स का होते हैं। ये जो 1 2 है ये Yes, अरेबिक ma'am. है। इसको हम क्या कहते हैं? अरेबिक। मैम फ्रंट मैटर भी ऐसे ही लिख के फिर आगे तो 1 ये 2 3 गलत है, करेंगे। इसलिए ये 1.21 अच्छा मैम, ये जो फ्रंट मैटर है इसको ऐसे ही लिखना है हमने, फ्रंट मैटर फिर 1 2 3 और भी सिंपल सिंपल। नहीं फ्रंट मैटर तो ऐसे ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब 1 2 3 हमने हेडिंग दे फॉर्मेट दी। है ना, तो फॉर्मेट का मतलब है कि तुम्हारा फ्रंट ऑफ द थीसिस पे टाइटल होना चाहिए। तो अब टाइटल में तुमने अपना टाइटल लिखना है, ये थोड़ी लिखना है टाइटल। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है ठीक है लिखना ना, ठीक अपना है मैम, टाइटल लिखना है। ठीक है ये मैम। तुम्हें गाइडेंस दे रहा है कि तुमने कैसे प्रपोजल बनाना है। तो फर्स्ट आपकी क्या चीज होगी कि टाइटल लिखना है पहले पेज पे, सेकंड पेज में लिस्ट ऑफ कंटेंट बनाना है, थर्ड में अगर कोई तुम्हारा टेबल्स एप्लीकेशंस हैं वो बना दो। ठीक है, लिस्ट ऑफ टेबल्स भी हम बना देते हैं। जैसे यहाँ पे सर लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन है, जैसे ये कहा है कोई भी थीसिस होता है उसमें लिस्ट ऑफ फिगर्स होता है, लिस्ट ऑफ टेबल्स होता है। कोई भी चीज़ जो आपने थीसिस में इस्तेमाल की हुई है ना, हाँ अपेंडिक्स की, अपेंडिक्स एंड में, अपेंडिक्स जो होता है ना रेफरेंस के बाद आते हैं नेक्स्ट, क्या डालते हैं हम एंड में, लिखते हैं हम स्टार्ट। अब आपका ये तो यहाँ पे ये देखो मैंने अभी गलती निकाल दी है ना, ये एक्चुअली 1.1। अब तुमने 1.1 क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन। अब हमेशा याद रखो, तुम मेरे पास आओ, मैंने प्रपोजल बनाया है, अब मैंने कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे बेटा ये हेडिंग नजर ना आ रही है ये वाली, मैं उधर ही तुम्हारा 0 दे दूँगी। तुमने 2 पेजेस लिख के मुझे कहा ये मेरी इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के नीचे ये सब चीजें आपकी आनी है और ये हेडिंग्स बकायदा आपकी लिखी होंगी। पहली हेडिंग क्या होगी? बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, यानी कि इंट्रोडक्शन, और उसके जो पहली हेडिंग है वो बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। इसके नीचे आपने क्या लिखना है? आपने अपनी स्टडी के जो वेरिएबल्स हैं उनको डिफाइन करना है, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है कि लोगों ने कि कहाँ से हमने कॉन्सेप्ट लिया, कौन कौन से लोगों ने इस पर काम किया, इसको इंट्रोड्यूस सबसे पहले हिस्ट्री। बैकग्राउंड बेसिकली क्या होता है? हिस्ट्री ऑफ योर वेरिएबल। जैसे अब्यूसिव सपोजिशन है, ये बेन टेपर, क्योंकि मैं काम करती हूँ मुझे पता है, तो बेन टेपर ने ये इंट्रोड्यूस कराया अब्यूसिव सपोजिशन का कॉन्सेप्ट। तो जब मैं लिखूंगी तो मैंने यूज़ किया तो मैं बताऊंगी कि बेन टेपर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अब्यूसिव इस तरह मैं शुरू फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर, जो भी ईयर है, ठीक है, वेयर ही एक्सप्लेन्ड अब्यूसिव सुपरविजन एज मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। एक्चुअली ये होता है अब्यूसिव सुपरविजन का मतलब ये नहीं होता कि वो उसकी लैंग्वेज अब्यूसिव होती है, ठीक है, वो अपनी अथॉरिटी का जो सुपरवाइजर होता है वो मिसयूज करता है। ठीक है, जैसे मैं हूँ आपकी सुपरवाइजर हूँ, अब मेरे पास बहुत सी अथॉरिटी है, अब मैं तुम लोगों को फेल कर दूँ तो ये मैं मिसयूज कर रही हूँ ना। अब फेल करूँ तो जेन्युइन रीज़न है, आपने पेपर अच्छा नहीं किया हुआ, फिर फेल करना जो है ये मिसयूज नहीं है, लेकिन मुझे आप पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक यू, किसी भी वजह से आपने मुझे सलाम नहीं किया था, जो मर्जी वजह हो सकती है, उसकी बेसिस पे मैं आपके अगर ग्रेड्स को इफेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक हमारा नॉर्मल सा फिनोमेना है। ये क्या है? ये अब्यूसिव। इससे का मतलब ये नहीं होता कि आप वर्बल अब्यूज कर रहे हो, मिसयूज ऑफ योर, इसको हरासमेंट भी आप कहते हैं। हम समझते हैं हरासमेंट सिर्फ फिजिकल होती है, नो, हरासमेंट में भी अगर आप अपनी अथॉरिटी का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हरासमेंट की डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने बैकग्राउंड में लिखा, तो अब इसके अंदर एक और चीज़ इसलिए आगे बता दी है कि इसके अंदर जब आप अपने वेरिएबल्स की एक तो डेफिनेशन दे देंगे, उनका थोड़ा ओरिजिन बताएंगे, उनकी हिस्ट्री बताएंगे, और साथ आप ये बताएंगे कि हमारी जो स्टडी है ये हम क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है
देखें कि जो प्रेजेंट स्टडी है इज जो है ना इज गोइंग टू डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ अब्यूसिव सुपरविजन विद एम्प्लॉय परफॉर्मेंस विद द मीडिएशन ऑफ co-worker support, because the previous studies they have missed this phenomena. So the present study is going to address it, and that is the rationale or a justification to conduct this study. Rationale क्या होता है कि तुम ये क्यों स्टडी कर रहे हो? तो मैं बता रही हूँ कि मैं इसलिए स्टडी कर रही हूँ कि जो पुरानी स्टडीज़ हैं उन्होंने को-वर्कर सपोर्ट को जो है दरमियान में मॉडरेटर नहीं डाला था, मैं डाल रही हूँ, तो ये मेरी सिग्निफिकेंस है या ये मेरी रैशनल है, ठीक है? वरना भाई आप वही मॉडल में क्यों काम कर रहे हैं? फिर से पहले भी लोगों ने किया है, आप कौन सी नई चीज़ कर रहे हैं? तो वो जो नई चीज़ तुम कर रहे हो तो ये यूजुअली आप कितने पेजेस होते हैं आपका बैकग्राउंड? यूजुअली जो है थीसिस में तो ज़्यादा होता है, लेकिन आप जब अभी प्रपोजल बना रहे होगे तो आप 2 पेजेस 1 to 2 पेजेस बैकग्राउंड में लिखो, ठीक है? 500 वर्ड सेक्शन है इसके। ये तो पूरे के चैप्टर हाँ चैप्टर, लेकिन बच्चे मिनिमम होता है, ज़्यादा तो कितना भी ज़्यादा हो अच्छा है। ये हमेशा याद रखो कि वर्ड लिमिट का मतलब होता है इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा जितना लिखोगे उतना अच्छा है। ज़्यादा लिखने से घबराना नहीं है आपको, कम लिखने से इशू आता है, ठीक है? वर्ड लिमिट का ये मतलब नहीं होता कि 500 को तुमने मेंटेन करना है, या तो 1000 भी लिख सकते हो, 1000 में किसी को अचीव कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो इसलिए मैं तुम्हें पेजेस बता रही हूँ कि आप कोशिश करें कि 1 to 2, अगर 3 पेज पे जा रहा है 3 पे ले जाओ, 4 पे ले जाओ, कोई मसला नहीं। इवन 5 पेजेस पे लेके जा सकते हो, मिनिमम बता रही हूँ। यहाँ पे भी मिनिमम जो बैकग्राउंड है वो 1 to 2 मिनिमम पेजेस, मैक्सिमम 4 to 5 हो सकते, ठीक है? सेकेंड जो आपकी हेडिंग आएगी वो क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हेडिंग है ना, इसको हमने 2 में डिवाइड कर दिया। अब तुम बायर का थीसिस देखोगे या तो जनरली कोई भी थीसिस डाउनलोड करोगे, जब आप सर्च कर रहे होगे तो आपको हो सकता है ये वाली हेडिंग ना मिले, सिर्फ आपको एक हेडिंग मिले प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये सेम चीज़ है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर पहले आप ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया लिखते हैं और फिर आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरिया लिखते हैं। क्या फ़र्क है ब्रॉड और स्पेसिफिक में? पहले आप ये देख देते हैं कि दुनिया में इसको एज अ प्रॉब्लम क्यों समझा गया, यानी कि मैं तुम्हें कहूँगी क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग एब्यूसिव हों, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको क्या फ़र्क पड़ता है? तो लोगों ने कहा कि फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लोगों की परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की जो है वो डिटीरिएट होती है। तो प्रॉब्लम क्या है? एम्प्लॉय परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, कि जब लोग एब्यूसिव सुपरवाइजर्स होते हैं, टॉप के बॉसेस एब्यूसिव होते हैं, तो मसला क्या आता है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस डिक्लाइन होने लगती है। तो ये ब्रॉड प्रॉब्लम है। तो आप एग्जैक्टली इसी तरह ये प्रॉब्लम से ये लिख लो। मेरी जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में लिखना होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना डीवी, वो प्रॉब्लम होता है बेसिकली, क्योंकि वो इफेक्ट है ना जो हमें नजर आता है, तो वो प्रॉब्लम है बेसिकली, इसको फिक्स करना है। और उससे स्टार्ट करते हुए आप आईवी की तरफ जाते हो कि जी एम्प्लॉई की जो परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत बड़ा इशू है और ये इशू सारी ऑर्गेनाइजेशंस में है, एग्जिस्ट कर रहा है। और उसके लिए रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किए हैं बहुत से कॉजेस, और उन्होंने कहा कि अब्यूसिव सुपरविजन इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर परफॉर्मेंस इश्यूज। देयरफॉर ये रिसर्च लोगों ने इसे लिया है। अब आपका ये जनरल हो गया। yes, और इसके बाद आपने लिखना क्या है? स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो क्या लिखोगे? आपका जो कॉन्टेक्स्ट है ना, फॉर एग्जांपल तुम बैंकिंग सेक्टर से डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है? तो अब आपने जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें आप लिखोगे इन द बैंकिंग सेक्टर ऑफ पाकिस्तान दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट ड्यू टू बैड सुपरवाइजर्स, देयरफॉर द प्रेजेंट स्टडी इज going to give the suggest solution how the performance can be improved by tackling the problem of abusive supervision।
ये आपने इस तरह करके ये बात सारी इस सेक्शन में लिखनी है। अच्छा, ये तो हो गया थीसिस। अब आ जाए प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी होती है तो आपने उस ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है। ये डिफरेंस है, स्पेशली जब आप बिजनेस प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो जैसे न्याटेल गए, अब न्याटेल तुम गए तो मैं आज मेरा एक अलमनाई कॉन्वोकेशन हो रही है ना हमारी 18 को, तो अभी सारे हाँ तुम्हारी डिग्री के बाद होगी ना, पहले कैसे होते हैं? हाँ? तुमने नहीं अभी तक किया अप्लाई? हाँ तो वही है 18 है, नहीं हुआ वो भी अब क्या है कि ये जब आया न्यायालय का तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा हाँ जी ये मसला बड़ा ज़्यादा है हमारे न्यायालय में कि जो लीडरशिप है ना वो इतनी ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, जो टॉप के है टीम लीड्स कर लो या कुछ है। अब ये वो आइडेंटिफाई अगर एक कर रहा है तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च करनी है, तो मैं लिखूँगी कि जो टॉप लीडरशिप है न्यायालय की वो एब्यूसिव सुपरवाइजर्स हैं, हमें लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू नंबर ऑफ रॉन्ग रिक्रूटमेंट पॉलिसी। बहुत से इसके रीजन हो सकते हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें खुद बताती है, वो तुमने अपने प्रोजेक्ट में। इसके बाद इस हेडिंग पे आए एम ऑफ द स्टडी। ठीक है, एम का मतलब है आप ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, अगेन कोई जस्टिफिकेशन या रैशनल, या आपकी स्टडी जो है ये बेसिकली इसमें आप क्या कर रहे हो, आप एक रिलेशनशिप को देख रहे हो, आप मॉडरेटर डाल रहे हो, मीडिएटर डाल रहे हो, आपने ये सारा उसमें। फिर आता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अच्छा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो मैं इस मॉडल के तुम्हें बना के देती हूँ, तुम लोग अपने ऊपर अप्लाई करोगे। ठीक है, इस मॉडल के रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? नंबर 1, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखिए, यही लैंग्वेज आपने इस्तेमाल करनी है। इसका रिसर्च ऑब्जेक्टिव 1 बनेगा टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ abusive supervision on employee performance। ये फर्स्ट हो गया रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो मेरी स्टडी क्या कर रही है? द स्टडी विल एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ सुपरविजन ऑफ। रिसर्च ऑब्जेक्टिव 2 क्या होगा? टू एग्जामिन द moderating effect of co-worker support in the relationship of abusive supervision with employee performance। तो मेरे इस मॉडल के 2 सिर्फ रिसर्च ऑब्जेक्टिव बने हैं। बेसिकली ये वही है जो एंड में बाद में जाके हाइपोथेसिस में कन्वर्ट होगी। याद रखो, ये लिख लो कहीं, तुम्हारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव कितने होने चाहिए जितने तुम्हारे हाइपोथेसिस। ये एक हम रूल बता रहे हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना होता है, और हम अचीव किसके थ्रू करते हैं? हाइपोथेसिस जो हमने बनाए होते हैं उनको हम एम्पिरिकली टेस्ट कर रहे होते हैं ना। यस मैम। अच्छा, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं लिखना कि हमने ये करना है, हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी बनानी है, ये सब फजूल बातें हैं, ये कभी भी आप नहीं करें। आपने सिर्फ वो करना है जो आप एक्चुअली करें। ठीक है, अदरवाइज अगर मैंने आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव बड़े हाई फाई हों कि हम जी पॉलिसीज में लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, हम ये करेंगे, आप कौन है भाई? आप सिर्फ रिसर्चर हैं। आप क्या करेंगे? आप सिर्फ डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, दैट्स इट। इसके बियॉन्ड तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप कोई प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं कि वैसे उस्मान तो प्राइम मिनिस्टर के साथ इसकी पिक्चर है, तो ये तो शायद हमारा क्या है, प्राइम मिनिस्टर के साथ रिलेशन कुछ नहीं, हमारे उसका हल्का है, वहाँ से इलेक्शंस कर रहे हैं। तो आप वही मैंने एडवाइस कर सकते हैं ना, वो भी कहाँ कर सकते हैं आप? तो आपने सिर्फ ऐसे रिसर्चर बिहेव करना होता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं जो आप कर सकें अपनी स्टडी के, और आप यही कर सकते हैं बस। लेकिन ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिख के दी है। आप एग्जामिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं,
ये ऑब्जेक्टिव है। जब क्वेश्चन है ना तो हम क्वेश्चन में कहेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ दिस, क्वेश्चन के फॉर्मेट होगा ना। जब ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो उसकी लैंग्वेज क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं होती है, वो इस तरह होती है। इसके बाद रिसर्च क्या है, रिसर्च क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन की फॉर्म में इसी को कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। तो आप एक दो तरीके से बनाते हैं। कुछ ने बनाया होता व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एवोल्यूशन सुपरविजन विद एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, क्वेश्चन मार्क। सेकंड, to what is the moderating effect of force and supervisor, what is बस एक दो तरीके। जो आपका हाइपोथेसिस होते हैं वही आपके रिसर्च ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन रिसर्च क्वेश्चन एक दफ़ा कम होती है, वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी ये स्टेज नहीं है हमारी, ठीक है। लेकिन इस केस में आपके रिसर्च क्वेश्चन भी दो बनेंगे और आपके ऑब्जेक्टिव भी दो बनेंगे। अगर एक मॉडल होगा जिसमें ज़्यादा मीडिएटर्स हैं, ज़्यादा मॉडरेटर्स हैं, डीवी ज़्यादा हैं, आईवी ज़्यादा हैं, वहाँ पे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स तो उतने ही बनेंगे जितने के हाइपोथेसिस हैं। लेकिन रिसर्च क्वेश्चंस को हम रिड्यूस कर देते हैं, उनको हम कॉम्पैक्ट करना, कम करना, ठीक है। यानी कि अगर हाइपोथेसिस 7 है ना तो रिसर्च क्वेश्चन हमें हमेशा याद रखो 2 से 3 बनाना है, ठीक है। वो उनको मिक्स करना होता है या मेन मिक्स करना होता है? हाँ, कॉम्पैक्ट कर देते हैं। यानी कि मॉडरेशन है ना तो मॉडरेशन आईवी टू डीवी को छोड़ देंगे और सिर्फ मॉडरेशन के ऊपर रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है, ठीक जो है, हमारा गैप है ना उसके ऊपर, ठीक है, ठीक है। ये फर्क है। 2 या 3 बनाने होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कोशिश करें, इवन जो पीएचडी का थीसिस होता है ना जिसमें अगर मेरे लेट्स से 25 हाइपोथेसिस हैं, पीएचडी में 25-30 हाइपोथेसिस के आम सा फिगर है, वहाँ पे मैं रिसर्च क्वेश्चन बहुत बनाऊंगी तो 7 से 8 बनाऊंगी, ठीक है। उसको हम कॉम्पैक्ट कर देंगे। इसके बाद क्या हेडिंग है बताएं? मैम रिसर्च क्वेश्चन डिलिमिटेशन। लिमिटेशन क्या ऑफ होता द है? स्टडी। तुम लोग सारे बीबीए में रिसर्च पढ़ के आए हो और ऐसे Limitation। प्लान बैठे होते हो। मैम नहीं, हकीकत बताएं, पढ़ाया नहीं है ना किसी ने यस मैम। मैम इतना वो नहीं पढ़ा नहीं यस मैम, मैम हम बहरिया में नहीं है, बहरिया में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते मैम, लिटरली नहीं पढ़ाते। जिस तरह आप ये स्पेसिफिकली बता रही हैं ना, इस तरह कोई इवन मेरी दोस्त है वो सप्लाई चेन में एमएस कर रही है, उसको नहीं बताया जा रहा। नहीं बताया। उसको एक ये है ही नहीं जिस तरह का हमारा एक है पूरा रिसर्च का अप्लाइड रिसर्च मेथड है, उनका है ही नहीं। वो बस शुरू से ही वो सप्लाई चेन में बैठ के वो पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। गलत है ना, इसीलिए मैं अभी डिफेंस में गई थी तो उनका स्ट्रक्चर ही गलत और मैम है। देखा जाए ना कि इतना मेजर उनका, मैं एमएससीएम के अभी डिफेंस में गई थी बहरिया के, तो तुम सोचो सारे के सारे चीजें मैं तो रिजेक्ट कर रहा हूं। मैम एक्चुअली बात पता है क्या होती है, जब ये चीज़ होती है ना आपके पास तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह की चीज़ होती है, आपने सिर्फ फिल करना होता है, आपका रिसर्च तैयार हो जाता है। आपने कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं करनी होती है उसमें, आपको शुरू से ही। और फिर टीचर एंड में आके तंग करता है कि फॉर्मेट ये नहीं है, ये नहीं है, एंड में जाके बिल्कुल करता है, तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, डिलिमिटेशन। एग्जैक्टली, डिलिमिटेशन क्या होती है? हाँ, बाउंड्री कंडीशन। कि भाई हम रिसर्च में कोई, जो मैंने कहा कि हम सारी दुनिया की तो नहीं है ना रिसर्च करें, आप एग्जैक्टली लिख लोगे कि हमारी जो रिसर्च है वो लाइक से हम सिर्फ दिल्ली इस्लामाबाद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं, तो आप पहले से बता दो कि हम इसके अंदर रह गए अपनी रिसर्च, ठीक है। फिर आप कह दो कि जो हम लेट्स से हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हम क्रॉस सेक्शनल कर रहे हैं, हम लॉन्गिट्यूडनल नहीं कर रहे, तो ये तुम्हारी डिलिमिटेशन होगी। फिर तुम कहो कि भी बहुत से मॉडरेटर हो सकते हैं इस मॉडल में, लेकिन हमने सिर्फ 4 वर्कर सपोर्ट को देखा, तो आप पहले ही बता रहे हो कि भाई मेरी ये लिमिटेशन है, मैं इसके अंदर रह के। अच्छा, यहाँ पे फर्क है, लिमिटेशन कब लिखते हैं? लास्ट चैप्टर। मैम ये एरिया ऑफ जब रिसर्च स्टडी करना हो चुकी होती है, उसके बाद जो एक्चुअल प्रॉब्लम आ रहे होते हैं ना, वो लिमिटेशन होती है, जो एक्चुअली प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। डिलिमिटेशन है रिसर्च करने से पहले जो हमने अपने लिए बाउंड्री बनाई है कि भाई मैं सिर्फ डेटा कलेक्ट करूँगा दिल्ली इस्लामाबाद, मैं सिर्फ इन वेरिएबल्स पे काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक वेरिएबल अपने मॉडल में लेके जा रहा हूँ। तो ये तुमसे कोई क्वेश्चन कर सकता है ना, भाई तुमने और क्यों नहीं लिया? मैम ये एरिया ऑफ रिसर्च भी कह सकते हैं। एरिया ऑफ एरिया रिसर्च नहीं। अपनी बाउंड्री कंडीशन एग्जैक्टली कि इस बाउंड्री में रह के हम अपनी ठीक रिसर्च है। करें। फिर जैसे डेटा कलेक्ट करना है तो हम क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में ले जा रहे हैं, यस मैम। ये हमारे पहले से हम बता रहे हैं। अब होता ये है कि कोई तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं करेगा ना, तुम्हें तो क्या है कि तुमको जी हमने हमारे पास टाइम का कॉन्स्ट्रेंट है, रिसोर्सेज का कॉन्स्ट्रेंट है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने 4 महीने में थीसिस करना है,
तो मैं अपनी डिलिमिटेशन पहले लिख रहा हूँ। एज ए रिसर्चर मुझे खुद अपनी बाउंड्री का पता होता है ना कि चादर, ठीक है, जैसे बिल्कुल, मैं yes, चादर ma'am. से बाहर पाँव पाँव ना नहीं फैलाऊं, फैलाए जाने चाहिए। क्योंकि मुझे पता है मेरे पास फाइनेंशियल्स क्या है, Yes, ma'am. पैसे मेरे पास कितने हैं बैंक में, वो मुझे पता है ना, तुम्हें तो नहीं पता, तो मैं ही अपनी उसके मुताबिक अपनी स्पेंडिंग करूँगी ना। Yes, इसको ma'am. कहते हैं सही। रिसर्च की बाउंड्री। ठीक है, ये आपकी आज मैंने आपको इतनी मेजर बता दी है पीएचडी का कि याद रखो यही चीज़ें करनी है। ठीक है, Yes, ma'am. और ये एक मेजर क्वेश्चन को पूछता है कि लिमिटेशन और डीलिमिटेशन में क्या फर्क है। लिमिटेशन हमेशा स्टडी कंडक्ट करने के बाद, जो एक्चुअली फील्ड में जाने के बाद आपको मसले आ रहे, फॉर एग्जांपल तुम रिस्पोंडेंट के पास जाते थे, रिस्पोंडेंट तुम्हें सही आंसर नहीं देता था, ये एक्चुअल लिमिटेशन थी जिसकी वजह से तुम्हारा डेटा अच्छा कलेक्ट नहीं हुआ या तुम्हें बहुत डिले हुआ, ये तुम लिखोगे लिमिटेशन। ठीक है, ये जो लिखते हैं ना आपके लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, क्रॉस सेक्शनल है, ये डीलिमिटेशन। आप लोग गलत लिमिटेशन लिखते हो, ये डीलिमिटेशन हो गई। तो हमें पहले ही पता है कि मैंने डेटा कलेक्ट मंथ स्पैन में करना है, पहले ही पता ना मुझे, तो ये क्या है Delimitation. तो ये स्टडी से पहले जो आपकी बाउंड्री कंडीशंस है, जो आपको लिमिट कर रही है आपकी रिसर्च को, वो आप पहले लिख देते हैं। और जो लिमिटेशन होती है वो कंक्लूजन का चैप्टर जो लास्ट होता है उसमें हम लिखते हैं जब स्टडी के लास्ट हो चुकी है। ये अभी आपको बड़ा बेसिक लग रहा है, लेकिन ये पीएचडी तुम यहाँ पे पीएचडी के डॉक्टर से भी पूछोगे तो उन्हें फर्क नहीं पता होगा। ये है सेकेंड चीज जो हमारा है, ये अगेन आपकी हेडिंग 2 है, ये सारी हेडिंग्स ठीक कर लेंगे। Yes, वो ma'am. क्या है, लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, अब लिटरेचर रिव्यू में मैंने तुम लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाया भी है कि एक अच्छा लिटरेचर क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू को आपने इन हेडिंग्स के नीचे रखना है। अगेन मेरा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है कि ये इन्होंने कोई अच्छा फॉर्मेट नहीं बनाया हुआ, लेकिन मैं तुम लोगों को कंफ्यूजन में नहीं डालना चाह रही, क्योंकि आपको अगर कोई कहेगा भी ना डिफेंस में, आप ये सीधा सीधा कह देना कि ये रेविस का अप्रूव फॉर्मेट है। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा जो लिटरेचर होता है ना, उसमें आपका ये जो थ्योरेटिकल रिफ्लेक्शन है, ये बहुत जनरल हेडिंग है। आपको अगेन अपना जो हाइपोथेसिस की हेडिंग है ना, वही आपकी होनी चाहिए। यानी कि जब तुम लिटरेचर लिख रहे हो एब्यूसिव सुपरविजन का, तो तुमने ऊपर हेडिंग क्या लिखनी है, एब्यूसिव सुपरविजन, और फिर उसके बारे में फिर क्या करें। तो मैं लिटरेचर लिखने का तुम्हें स्टाइल बता देती हूँ कि लिखते कैसे हैं। बेसिकली आपने यहाँ पे क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन, तो इसके नीचे क्या लिखना है, इसकी पहले आइडेंटिटी लिखोगे। पहले आप स्टार्ट करोगे कि ये हमारा जो स्टडी है वो इसको देखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है एब्यूसिव सुपरविजन, और इस कॉन्सेप्ट को बेन टेपर ने दिया, और ये कॉन्सेप्ट जो है ओवर द इयर्स इवॉल्व हुआ है, और इसकी कॉन्सेप्चुलाइजेशन और डेफिनेशन फ़र्क है। कॉन्सेप्ट लिखने का मतलब है कि तुम थोड़ा सा डिटेल में उसे एक्सप्लेन करो कि इसकी जर्नी क्या रही, ये कहाँ से आया, और थोड़ा जैसा हमने बैकग्राउंड लिखा था ना, वो लिखना है फिर से इस चैप्टर में। ऐसे थीसिस में बहुत सी चीज़ें रिपीट हो रही है, क्योंकि आपको अगर मैं चैप्टर 2 पढ़ना चाहूँ चैप्टर 1 देखे बगैर, तो मुझे चैप्टर 2 में भी हर चीज़ मिलनी चाहिए। ये वजह है कि हम चैप्टर 2 में भी कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस को फिर से यहाँ पे रिपीट करेंगे जब हम थीसिस में। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो है कॉन्सेप्ट्स में जो है वो सारे का सारा इनकी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है, फिर उसकी डेफिनेशन का क्या मतलब है, ऑपरेशनल डेफिनेशन। ये क्या होती है, ये तो तुमने अभी मुझे वाइवा दिया था उस दिन, ऑपरेशनल डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर में मैंने कराया हुआ। ये वो डेफिनेशन होती है जिसका स्केल बना होता है, मेजर। क्या हमने इस कॉन्सेप्ट को मेजर कैसे करना है, ऑपरेशनलाइज कैसे करना है, उसको हम ऑपरेशनल डेफिनेशन कहते हैं। तो अगर मैं एब्यूसिव सुपरविजन का जो स्केल यूज़ कर रही हूँ ना, क्वेश्चनियर, अगर मैं बेन टेपर का यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद भी बहुत लोगों ने स्केल बनाया है, तो फिर मैं बेन टेपर वाली जो डेफिनेशन होगी ना, जो उसने मैं स्केल बनाया है तो भूली है, वो वाली। और हमेशा याद रखो ऑपरेशनल डेफिनेशन के अंदर रेफरेंस होता है, जिसका आप क्वेश्चनर यूज़ कर रहे हो
उसी की डेफिनेशन इस्तेमाल क्लियर है। यस मैम। थ्योरेटिकल रिफ्लेक्शन का मतलब है लिटरेचर, जो स्टडीज पिछली स्टडीज हैं। अब ये तुम हेडिंग वाइज करोगे, इसके नीचे सब हेडिंग्स हैं। क्या सब हेडिंग्स हैं? आईवी फर्स्ट हेडिंग, सब हेडिंग, फिर डीवी, फिर मीडिएटर या मॉडरेटर, जो भी ये हेडिंग्स देंगे ना वेरिएबल्स, इसके नीचे उनका लिटरेचर है। अच्छा, फिर क्या हेडिंग है? आईवी टू डीवी, रिलेशनशिप बिटवीन आईवी एंड डीवी, ये आपका फोर्थ हेडिंग होगी। फिर फिफ्थ हेडिंग क्या होगी? रिलेशनशिप मॉडरेशन बिटवीन आईवी एंड डीवी। जैसा मॉडल है यही हेडिंग्स होंगी लिटरेचर की, पहले आईवी की, फिर डीवी की अलहदा, फिर अलहदा इनके बारे में लिटरेचर लिखना है। फिर जो इनकी रिलेशनशिप्स हैं उनके ऊपर जो लिटरेचर है ना, ये स्टडीज जो मिली है उनके बारे में, ठीक है। और ये रिलेशनशिप में जहाँ तुम लिटरेचर लिख रहे होगे ना, उसके साथ तुमने क्या बनाने हैं? हाइपोथेसिस। जब तुमने ये वाला लिटरेचर लिखा ना, रिलेशनशिप बिटवीन एएस एंड ईपी, जहाँ ये खत्म होगा ना, तो तुमने एक सेंटेंस उसमें ऐड करना है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस लिटरेचर एंड फर्दर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, the first hypothesis of the study is, और उसके बाद H1, यस मैम। H1 क्या लिखोगे? There is a positive relationship। देखो अब हाइपोथेसिस कैसे फर्क होता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लिखना मस्ट हो, यस मैम। इस तरह फर्क होता है। There is a positive relationship between abusive supervision and involved performance, H1। ठीक है। और H1 के बाद हाइफन डालते हैं और फिर लिखते हैं। यस मैम। अच्छा जी, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विल बी, देयर विल बी नहीं लिखे, देयर वाज नहीं लिखे, ठीक है। आप प्रेजेंट में लिखते हैं कि है मतलब, क्योंकि ये बदलना नहीं है, ये एंड तक हाइपोथेसिस जब टेस्ट भी हो जाएगा ना, सेम रहना चाहिए। तो इस कलर्स विल बी, क्योंकि मैम बना चुके हैं ना एक तरह से हम। यस मैम। बहुत से पीसेस पढ़ोगे इसमें गलत है, यस मैम। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉपर बता रही हूँ, हमेशा प्रेजेंट में लिखते हैं, क्योंकि ये नहीं कि हाइपोथेसिस चेक होने के बाद इसकी लैंग्वेज चेंज हो जानी चाहिए। हाइपोथेसिस की लैंग्वेज स्टार्ट से एंड तक सेम है, इसलिए इसमें जिस तरह हमने काम कर लिया और आप बता रहे हैं। अच्छा, फिर आपका लिटरेचर जब आप लिख रहे होगे ना इसके ऊपर, मीडिएटर के ऊपर, तो फिर आपका H2 बन जाएगा, ठीक है। कोवर्कर सपोर्ट क्या लिखोगे? मॉडरेट्स नहीं है, मॉडरेट्स है ना, मॉडरेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन AS एंड EP, ये लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडरेशन का हाइपोथेसिस लिखो। एब्यूसिव कोवर्कर सपोर्ट, जो भी मॉडरेटर आपके स्टडी में होगा ना, उसका नाम डाल के, मॉडरेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन IV एंड DV such that H2 में। it strengthens it। ठीक है मैम। अगर तुम वो स्ट्रेंथन कर रहे हो, ठीक है। और बहुत से ऐसे मॉडरेटर है जो रिलेशनशिप को वीक कर रहे होते हैं, यस मैम। तो फिर आप क्या लिखोगे? such that it weakens it। वीकेंड्स। मॉडरेशन का जो हाइपोथेसिस है उसमें आपने वो उसको एनहांस कर रहा है या उसको रिड्यूस कर रहा है, ये लिखना जरूरी है। अगर तो वो उसको रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो क्या लिखोगे? स्ट्रेंथन। अगर उसको वो कम कर रहा है, नेगेटिव बिहेवियर है, जैसे अब्यूसिव सुपरविजन है, तो वो सुपरवाइजर जो है वो इस रिलेशनशिप को जो है वो वीकन कर रहा है, यानी कि आपका बॉस तो बहुत बुरा है, ठीक है, लेकिन आपका जो कुलीग है वो बहुत अच्छा है, तो इसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी या बेहतर होगी? बेहतर होगी। कुलीग बेहतर है ना, यस मैम। उसने आपको कैथारसिस भी कर दिया, उसने आपको सपोर्ट भी कर दिया, तो आपकी जो परफॉर्मेंस डिक्रीज कर रही थी अब बेहतर हो जाएगी, इसीलिए हमने मॉडरेटर डाला है ना। तो इस मॉडरेटर में आप क्या लिखेंगे? such that it weakens this relationship। समझ आइए बात? वीकेंड क्या कैसे कर रहे हैं कि पहले एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इसकी वजह से ज़्यादा थी। डिटेरिएशन हो रही थी, बहुत बुरी थी,
ठीक है, जब हमने कोवर्कर में सपोर्ट दे दिया तो उसने इसको संभाल लिया, इसको बेहतर कर दिया, तो उसने इस रिलेशनशिप के इम्पैक्ट को कम कर दिया ना, लेसन किया ना, लेसन अच्छा, के लिए हम वर्ड वीकन का इस्तेमाल, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव होती तो स्ट्रेंथन कर देता, नेगेटिव है इसलिए इसको, इस रिलेशनशिप को वो डाइल्यूट कर रहा है बेसिकली, तो आपकी परफॉर्मेंस और मीडिएशन होगी तो फिर मीडिएशन के लिए भी यही लैंग्वेज यूज़ करेंगे हाइपोथेसिस की कि लेट्स से इसमें हम एक मीडिएटर डाल देते हैं, कि हमारा अब्यूसिव सुपरवाइजर है, उसकी वजह से वर्क प्लेस हरासमेंट क्रिएट हो रही है, वर्क प्लेस हरासमेंट की वजह से एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है। अब वर्क प्लेस हरासमेंट इसमें हमने मीडिएटर यस मैम। अब हमने मीडिएशन के लिए एक और हाइपोथेसिस बनाना है, तो मीडिएशन का हाइपोथेसिस क्या बनेगा बताए? मीडिएशन का मैम यही वर्क मॉडरेशन की तरह ही बनेगा। नहीं, मीडिएटर ना वीक करता है, इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो इसलिए स्ट्रेंथन वीकन कुछ भी नहीं लिखना, आपने सिर्फ लिखना है वर्क प्लेस हरासमेंट मीडिएट्स द रिलेशनशिप बिटवीन। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये याद रखना है सिर्फ मॉडरेशन के अंदर स्ट्रेंथन और वीकन अलग से समान। अब ये आपका मॉडल बन गया और हाइपोथेसिस बन गया। अब इसमें क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं होता, आपको बनाने आना चाहिए। ये सारा चीजें आपने कहाँ लिख दी हैं? Theoretical रिफ्लेक्शन reflections के का। नीचे, ठीक है। और इसके अंदर लास्ट जो सब हेडिंग होगी 3.2.2 की, वो क्या होगी? अंडरपिनिंग थ्योरी। जो थ्योरी इस्तेमाल हो रही है, जो इस सारे मॉडल को एक्सप्लेन कर रही है, वो कौन सी है? सोशल एक्सचेंज थ्योरी। तो इसकी हेडिंग को क्या लिखोगे? अंडरपिनिंग थ्योरी। और एग्जाम्पल, अगर तुम कोई मार्केटिंग का काम करो तो तुम्हारी ज्यादातर जो थ्योरी इस्तेमाल होती है वो है थ्योरी ऑफ प्लान की है, आइजनबर्ग की है थ्योरी। हमेशा मार्केटिंग में मोस्टली जो है ना थ्योरी ऑफ प्लान की हो रही होती है, और हमारा जो HR है या मैनेजमेंट है उसमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ये मॉडल में, सोशल एक्सचेंज थ्योरी, लॉ की थ्योरी। ठीक है, अच्छा जी, सोशल एक्सचेंज थ्योरी कैसे क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, सीधी सी बात। अगर एब्यूसिव सुपरवाइजर होगा तो मैं क्यों अच्छा काम करूँगा? मेरा बॉस बुरा है, तो मेरा परफॉर्मेंस भी बुरी होगी। तो ये मॉडल नहीं कह रहा है। तो हमारी जो थ्योरी इस मॉडल को एक्सप्लेन कर रही है कि इन दो वेरिएबल्स में कौन सी रिलेशनशिप हो सकती है, वो कौन सी है? सोशल एक्सचेंज थ्योरी। तो अब हमने लिटरेचर में ही लिखना है कि सोशल एक्सचेंज थ्योरी किसने प्रपोज की थी और वो कैसे इस मॉडल को एक्सप्लेन कर रही है इसको। ठीक है, और हेडिंग क्या डालोगे? अंडरपिनिंग थ्योरी। अंडरपिन का मतलब है इस मॉडल को वो बैलेंस आ कर रही है या मॉडल को मिला रही है, जोड़ रही है डिफरेंट वेरिएबल्स। मुझसे पूछते नहीं, आप लोग पूछा करें, कोई वर्ड आपको स्ट्रेंज लगे, उसका मीनिंग ना समझ आए, क्योंकि रिसर्च का है वर्ड, या वैसे आम लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहे थे बस। ठीक है, हम क्या आम लैंग्वेज में हाइपोथेसिस का लफ्ज़ यूज़ कर रहे होते नहीं कर रहे होते ना, तो इसलिए ये रिसर्च के वर्ड्स हैं, इसलिए आप लोगों को ना समझ आए तो आप लोगों को पूछना है। अच्छा जी, इसके बाद ये वाला जो है 3.3, इसमें आपने गैप्स बताना है। ये क्या है? ये वही गैप है ना जिसको तुमने इस मॉडल में ये डाला या ये डाला। तो यहाँ पे तुम लिखोगे कि तुम्हारी स्टडी एक्चुअली कंट्रीब्यूट क्या कर रही है, नया चीज़ क्या कर रही है, वो कौन सी न्यू यूनिक काम है जो तुम कर रहे हो अपनी स्टडी में जो पिछली स्टडी से नहीं किया था। उसको क्या कहते हैं? गैप एनालिसिस। बेसिकली गैप एनालिसिस है 3.3। ठीक है, इसके नीचे तुम लिखोगे कि जो प्रीवियस जितनी भी रिसर्चेस थी उसमें ID to DV था लेकिन मॉडरेटर नहीं था और मीडिएटर नहीं था, तो हमारे यहाँ हमने अपनी स्टडी में मॉडरेटर भी डाला है और मीडिएटर भी डाला है।
तो ये गैप है जो हमने फिल, ठीक है। अच्छा, एक और गैप क्या हो सकता है? अच्छा, गैप किस किस किस्म के हो सकते हैं? एक गैप हो सकते हैं वेरिएबल्स, एक गैप हो सकते हैं मेथोडोलॉजी के, कि पहले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है क्वांटिटेटिव स्टडी की हुई थी, हमने मिक्स मेथड अप्रोच लेके चले गए। मतलब जो भी उससे जो रिलेटेड नई जो चीज़ आता है। नई यूनिक होगी ना, कंपेयर करके यूनिक जो चीज़ होगी, डिफरेंस होगा, वो गैप है। जो आपकी स्टडी में आप कर रहे हैं जो पहले लोगों ने नहीं किया, वो आप नहीं कर रहे। वो मेथोडोलॉजी में भी फर्क ला रहे हो अगर तो वो लिख सकते हो कि पिछले लोगों ने क्वांटिटेटिव किया था, तुम क्वालिटेटिव कर रहे हो, तुम ये लिख सकते हो। तुम दोनों इंटरव्यू भी कंडक्ट कर रहे हो और क्वेश्चनर भी फिल करा रहे हो, तो ये क्या हो गया? मिक्स मेथड। तो तुमको हो गया हमारी मिक्स मेथड अप्रोच है। सॉन्डर्स का रिसर्च एंड में लिखा हुआ था ना, यस मैम। मिक्स मेथड, मल्टी मेथड, मोनो मेथड एंड जो है यही थे, मिक्स मेथड एंड मल्टी मेथड। तो आपका जो मेथड है आप मिक्स मेथड है, या आपकी डिफरेंस है। फिर क्या डिफरेंस हो सकता है? कॉन्टेक्स्ट का। तो फॉर एग्जाम्पल किसने स्टडी टेलीकॉम सेक्टर में की हुई थी, तुम कहोगे कि हमने बैंकिंग में की है, तो ये हमारा गैप है, ठीक है। तो जो नई चीजें तुम कर रहे हो बेसिकली गैप से, यहाँ पे तुमने ये लिखी है, ठीक है। फिर सब्सटैंशियल एविडेंस फ्रॉम लिटरेचर उसी में आ जाता है, और क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द लिटरेचर। जब लिटरेचर हम लिख रहे होते हैं तो मैंने आपको सिखाया ना क्रिटिकल एनालिसिस, कि हम लिटरेचर को क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं, दोनों साइड्स लिख रहे होते हैं स्टडीज़ का, और रिगर होना चाहिए, वो सारा कुछ इसके अंदर आता है। ड्रॉ करके उसको हम प्रिंट करते हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे मिडिल मैनेजर जो हैं वो 1000 है, तो तुम्हारा पॉपुलेशन फ्लेम क्या हो? इधर अभी तुम प्रपोजल में सिर्फ लिखोगे पॉपुलेशन फ्लेम में, तो लेट्स से हम मिडिल मैनेजर्स को चूज करें, फ्रंट लाइन मैनेजर्स को चूज करें, ठीक है, सुपरवाइजर्स को चूज करेंगे सिर्फ। अच्छा, यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल, यानी कि जिनसे तुमने क्वेश्चनर फिल कराना है। अगर सिर्फ एम्प्लॉइज से कराना है तो इंडिविजुअल है, अगर एम्प्लॉइज और सुपरवाइजर्स दोनों से फिल कराना है तो क्या होगा? डायड। अगर सुपरवाइजर, एम्प्लॉइज और टीम के जो लोग हैं उनसे कराना है तो ट्रायड। तो या क्या होता है? सिंगल या डायड या ट्रायड। तो आप लोग का यूजुअली सिंगल है। अच्छा, फिर टाइम होराइजन कौन सा है? क्रॉस सेक्शन, ये मैं करवा चुकी हूँ सारे। फिर रिसर्चर स्ट्रेंथ, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है कि मेरा एनालिसिस बहुत अच्छा है, या मेरा लिटरेचर सर्च बहुत अच्छी है, या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ स्टडी की क्या है, वो यहाँ पे। इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट सिलेक्शन, यहाँ तुमने अपना जो क्वेश्चन है ना, ये इसका क्वेश्चन है, ठीक है, कि किसका आप इस्तेमाल करोगे। जो आपके मॉडल के वेरिएबल्स है ना, उनका जो क्वेश्चन में यूज करना है वो यहाँ पे लिखना है। या हम किसका इंस्ट्रूमेंट, जैसा बेन टेपर का इंस्ट्रूमेंट यूज करें, और उसने 7 आइटम्स का स्केल बनाया और उसकी रिलायबिलिटी। तो जब तुमने प्रपोजल बनाना है तो तुम्हारे पास तुम्हारे वेरिएबल्स का इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और कलेक्शन प्रोसीजर ये है कि आप डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, ठीक है। उसमें वही वाली बात है कि आप क्वेश्चनर के थ्रू करोगे, सर्वे के थ्रू करोगे, वही जो डेटा कलेक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं सॉन्डर्स के रिसर्च में। और फिर एनालिसिस में आप ये लिख लोगे कि मैं लिख लो ये आप क्या क्या एनालिसिस करते हो। पहले आप करते हो डिस्क्रिप्टिव, अब ये तुम लोगों ने बीबीए में किया होगा, अब कहेंगे मैम हमने ये भी नहीं किया, थीसिस लिखा नहीं था बीबीए की डिग्री में, थीसिस का प्रोजेक्ट था ना, प्रोजेक्ट था मैम, बेटा ये किया हुआ ना मैं सारा कुछ। देखें, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, रिलायबिलिटी एनालिसिस, डेमोग्राफिक एनालिसिस, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में मीन, मीडियन, मोड, वो मोड है, ठीक है। डेमोग्राफिक में वो नहीं होता, परसेंटेजेस देते हैं जो हम एक्यूमुलेटेड परसेंटेज ला देते हैं कि कितने मेल्स थे, कितने फीमेल्स थे, कितने लोग जो हैं एज ग्रुप के थे, वो डेमोग्राफिक होता है, ठीक है। रिलायबिलिटी होता है जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसका क्रॉन्गर कैसा होता है कि उसकी रिलायबिलिटी क्या है, 0.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, वो होता है इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी। उसके बाद आपका आता है कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है? जिसमें हम दो वेरिएबल्स के आपस में रिलेशनशिप है या नहीं है, सिग्निफिकेंस, वो जो पी वैल्यू है, p is less than 0.01, p is less than 0.05, लेस देन 0.05 हो उसका मतलब है 95%, 5% जो है उसमें एरर है,
तो वो जो है आपका सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप होती है। कोरिलेशन का मतलब होता है दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं, ठीक है। वो कैसे पता चलता है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट से पता चलता है, और वो सिग्निफिकेंस टी से भी पता चल जाता है, टी की वैल्यू से भी पता चलता है। वो आपको एक टेस्ट करना होता है। और फिर आपका लास्ट टेस्ट होता है रिग्रेशन। कोरिलेशन एनालिसिस के बाद रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन में आप क्या देखते हो कि अगर मैं 1 यूनिट आईवी का जो है कितना रिग्रेस करता है, कितना इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो रिग्रेशन का कोएफिशिएंट होता है, एक क्लिक करना होता है एसपीएसएस में, रिग्रेशन एनालिसिस हो जाता है। फिर रिग्रेशन के बाद अगर मॉडरेटर है तो मॉडरेशन एनालिसिस, और अगर मीडिएटर है तो मीडिएशन। ठीक है। तो ये आपके टोटल एनालिसिस है, ये याद रखना है जो आपने करने हैं। तो यहाँ पे आपने सिर्फ इनके नाम लिख लेने हैं। प्रपोज डेटा एनालिसिस टेक्निक से आप लिखोगे कि आप एसपीएसएस यूज करके ये फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करेंगे, ये नाम से लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा दिया ना, रिग्रेशन करेंगे, कोरिलेशन करेंगे, मिग्रेशन करेंगे, ये सब। और इसके बाद आपने ये गैंट चार्ट बनाना है, इसको हम कहते हैं सीपीएम या गैंट चार्ट। ये क्या होता है? टाइमलाइन। इसमें आपने अपना जो है ना पूरा बता देना है कि टाइमलाइन बना देंगे कि चैप्टर 1 जो है वो मैं 2 वीक्स में या 2 मंथ्स में लिखूंगा। तो प्रेफरेबली आप 4 मंथ्स का गैंट चार्ट बना देते हैं कि प्रपोजल डिफेंस के बाद आप थीसिस अपना जो है वो जो टाइमलाइन बना देते हैं। चैप्टर 1 कितने टाइम में लिखोगे, 2 डेटा कलेक्शन पे कितना टाइम लगेगा, 2 महीने लगेंगे, एनालिसिस तो 6 महीने या 8 महीने का तुमने गैंट चार्ट, ठीक है। ये हो गया। और लास्ट में जो है रेफरेंस लिस्ट, जो वो तुमने रेफरेंस जहाँ से लिए हैं, हाँ जो भी की हुई है इनमें रेफरेंस लिस्ट। और उसमें वही एपीए वाले ही होगा। वेबसाइट ही APE का जो मैनुअल है ना, इसमें लिखा है कि आर्टिकल के रेफरेंस कैसे देते हैं, बुक का कैसे देते हैं। फिर ये जो आपका गूगल है, इसके रेफरेंस को क्लिक करो, इसके अंदर आ जाएगा APA फॉर्मेट, उसको क्लिक करोगे तो वो आपने सिर्फ चीज़ें डालनी होती हैं, वो खुद कर देते हैं। ज़ुटीरो सॉफ्टवेयर है, ज़ुटीरो बहुत से सॉफ्टवेयर है लेकिन ज़ुटीरो है। इसकी वर्कशॉप शायद डॉक्टर साहब कराएं तो वो भी तो लोगों ने अटेंड करनी, ठीक है। रेफरेंसेस और सारा 4 क्लासेस हैं, 4 क्लासेस हमारी और हैं। 6 दो मैंने 2 मैम की 6 हैं, मेरी एक 6 है, हाँ, बाकी रेगुलर बाकी 4 है। एक मैं तुम लोगों की क्लास कर ले लूंगी, और एक क्लास जो है ना वो मैं तुम्हारे कोई इवेंट या कोई जो सेमिनार है उसमें कर लूंगी। कल वाली सबका अब ये दाऊद जी ग्रुप में डालें, कल Yes, ma'am. नहीं आए, आज तशरीफ नहीं लाए, मैं बताओ